साथियों फाइनली हमारा जो है साइंस कंप्लीट सीरीज का जो है आज अंतिम अध्याय रहने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कंप्लीट साइंस इन 30 डेज के अंदर जो है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आज वो प्रॉमिस जो है पूरा होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छे तरीके से लग रही होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जानने को मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी साथियों को राम राम, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाई हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि मैंने जो है कंप्लीट साइंस का जो है टारगेट रखा था। ठीक है, कंप्लीट साइंस का मैंने टारगेट रखा था और जो है इसके अंदर मेरे को तीनों चीज़ें आपको करवानी थी, जैसे कि फिजिक्स हो गया, प्लस केमिस्ट्री हो गया और प्लस बायोलॉजी हो गया मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर मुझे आपका सारा डाटा करवाना था एनसीईआरटी का मेरे भाई। ठीक है, एनसीईआरटी का सभी मैंने करवाना था और क्या करवाना था, एनसीईआरटी से दोनों चीजें करवानी थी, एमसीक्यू भी आपको करवाने थे और आपको थ्योरी भी करवानी थी, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आए। तो आज हमारा जो है लास्ट चैप्टर रहने वाला है बायोलॉजी का मेरे भाई। ठीक है, लास्ट चैप्टर रहने वाला है बायोलॉजी का और आज हमारी जो है साइंस सीरीज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आज लास्ट चैप्टर का क्या नाम है, अध्याय नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी की हम यहां पर बात करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी देखा था और बायोटेक्नोलॉजी से हमने पहले क्या देखा था, वनस्पति विज्ञान देखा था। फिर से एक बार बोल देता हूं, जो भी बच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस जो कैंडिडेट है ना, उनको मैंने बिल्कुल कंप्लीट सारी चीजें दे दी हैं जो हिस्सा है मिशन 60 मार्क्स का मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं मिशन 60 मार्क्स का। और ये जो मिशन 60 मार्क्स है ना, ये आपका इसी सीईटी 2025 के लिए नहीं रहने वाला मेरे भाई। ठीक है, सीईटी 2025 के लिए नहीं रहने वाला, ये आपका सीईटी 2029 के लिए भी रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, सीईटी 2029। वैसे तो 2029 में आपका सीईटी नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपका सीईटी जो है 2027 जुलाई 2027 के बाद जो है कभी भी हो सकता है। 2029 में क्यों बोल रहा हूं अभी आपको बता देता हूं। 2027 मान के चलते हैं, आपका सीईटी नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सीईटी पर ही आपका मेरे हिसाब से जो है नोटिफिकेशन जुलाई 2027 में आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको आगे का भी पता चल सके मेरे भाई। ठीक है, मेरा अंदाजा है जुलाई 2027 तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। उसके बाद यहां पे 2029 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि आपका जो विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन है ना, वो 2029 में ही होने वाले हैं और 2029 तक ही हमारी जो है मेंस की वैकेंसी आएगी, हरियाणा पुलिस की दोबारा वैकेंसी आएगी और ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी मेरे भाई। जो बच्चे अभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, देखिए मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको आपका सच दिखाना चाहता हूं मेरे भाई। ठीक है, तो सच यही है। देखिए अभी जो इस वैकेंसी है ना, जो अभी सीईटी 2025 में होता, इसके ऊपर इसके आधार पर जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम आ रही है मेरे भाई। ठीक है, अभी तक मात्र 13,000 या फिर 13,000 प्लस, मतलब 13-14,000 के आसपास जो है टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है और मेरा ऐसा ही आइडिया है ज्यादा से ज्यादा ये 20-22,000 वैकेंसी निकालेंगे, इससे ज्यादा ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, और ग्रुप डी की पोस्ट ना बताने का ये भी एक रीजन है कि पहले आप फॉर्म भरवा लो। ठीक है, 10-12 लाख फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम बता देंगे भाई 2,500-3,000। अगर आपको फॉर्म से पहले ही बता देते कि भाई 2,500-3,000 जो है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 लगा लो कि 5,000 ग्रुप डी की पोस्ट आएगी, तो कोई फॉर्म भरता नहीं मरता मेरे भाई। ठीक है, अभी भी बच्चों के अंदर ये जो है एक वो बना हुआ है कि भाई क्या पता जो है फॉर्म तो भर ही देते हैं, क्या पता 8-10 वैकेंसी 8-10 हजार वैकेंसी आ ही जाए मेरे भाई। ठीक है, ये एक डाउट क्रिएट कर रखा है और यही जो है इनका लॉजिक है HSSC और जो है हरियाणा सरकार का मेरे भाई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इस सीईटी में, जो सीईटी 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, दिल से तैयारी कर रहे हो। आई नो बहुत सारे बच्चे यहां पर दिल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं जितने दिल से तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन इसी सीईटी के अंदर हो जाए। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे बच जाएंगे भाई, किस्मत जो है कई बार साथ नहीं देती है, उनके लिए मैं एक मैसेज अभी स्ट्रॉन्ग यहां पर देना चाहता हूं। वैसे अलग से भी इनकी वीडियो मैं बना दूंगा। उन बच्चों को मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाहता हूं, जैसे ही आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो जाए ना, हरियाणा पुलिस का और ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए मेरे भाई। ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए, देखो एग्जाम देने के बाद आपको खुद का तो पता चल ही जाता है भाई मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं या फिर 75 बन रहे हैं। ठीक है, पता चल जाता है। उसके बाद जो है फाइनल आपको रिजल्ट के बाद भी पता लग जाए। लेकिन मेरा कहने का यह मतलब है, जैसे ही आपका हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का एग्जाम होना, उसके बाद
सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, अगर मेरा सजेशन मानते हो तो आप पढ़ाई मत छोड़ना मेरे भाई। अगर आपका हरियाणा पुलिस का और ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए ना, अच्छा हो या गंदा हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है अगर आपने कंप्लीट पढ़ाई छोड़ दी तो वो आपने जो अभी तक 8-10 महीने या 1-1.5 साल से मेहनत की थी ना, वो जीरो हो जाएगी मेरे भाई, मिट्टी में मिल जाएगी, फिर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं इतना कह सकता हूं, अगर जो बच्चा 1-1.5 साल या फिर पिछले 8-10 महीने से लगातार तैयारी करता रहे, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम अभी 2026 वाला हो जाए या फिर ग्रुप डी वाला एग्जाम हो जाए, 2-3 दिन का, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का आप रेस्ट लेने ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन छठे दिन से आपको दोबारा से उसी तैयारी में लग जाना है जैसे आप पहले 8-10 महीने से लगे हुए थे। किसकी तैयारी में? 2029 की तैयारी में। आपको तब तक नहीं रुकना है मेरे भाई जब तक आपको सिलेक्शन नहीं ले जाना है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? और उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या करता हूं आपसे, आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जैसी तैयारी आपने अभी 8-10 महीने में की है ना, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मान सकता हूं आप में डिमोटिवेशन आ जाएगा, आपको लगेगा यार इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है मेरे भाई, आप में कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जो एग्जाम का लेवल है मेरे भाई। ठीक है, तो अधूरी कहानी को पूरा करने का समय है 2029 तक, और सही बताऊं तो 2027 तक ही पूरा खेल है मेरे भाई। कब तक? सीईटी परी 2027 तक, क्योंकि सीईटी 2027 वाला जो परी एग्जाम होता है ना, यही डिसाइड करता है कि कितने कौन कौन बच्चे मेंस में बैठेंगे, और जो बच्चे मेंस में बैठते हैं वो फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं। तो 2027 जो सीईटी परी होगा ना, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही जो 2027 सीईटी परी में जो मार्क्स आएंगे ना आपके, वो डिसाइड करता है आपकी रैंक्स, यानी कि आपका जो मेंस के पेपर में एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने सीईटी परी 2027 यानी कि जो प्री एग्जाम होता है ना, उसमें अच्छे से तैयारी किया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेंस एग्जाम आप इजीली निकाल लोगे मेरे भाई। क्योंकि पहले जो एग्जाम क्लियर कर चुका है या फिर 70-75 नंबर ले चुका है ना, उसके लिए दोबारा लेने का कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हो? आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे कि मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक चलना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट है, आपको जो है बस रास्ता चाहिए कि भाई आपको चाहिए कंटेंट चाहिए, वो भी एनसीईआरटी वाला, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ चल सकते हैं। मैं यात्रा 2029 तक चल रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, 2029 तक सारी चीजें अभी भी ले बोल देता हूं। अभी तक वैसे मैंने कमिटमेंट नहीं किया था, अभी तक सिर्फ इतना ही कमिटमेंट था कि 60 मार्क्स आपको करवा दूंगा बिल्कुल फ्री में। चलो एक और कमेंट कर देता हूं, अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार है ना, आपके सिलेक्शन के लिए, तो मैं 2029 तक बिल्कुल फ्री में चलने के लिए तैयार हूं मेरे भाई। बताओ क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में लिख देना। और 60 मार्क्स की जो प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट इतना एनसीईआरटी डाटा इसके अंदर दे दिया है, बिल्कुल वेरीफाई दे दिया है, थ्योरी दे दी है, एमसीक्यू दे दिया है। ये जो थ्योरी मैंने यहां पे दी है ना, ये थ्योरी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ना चाहते तो इन वीडियोस को देखने ना मल्टीपल टाइम, यकीन मानना आपको लगेगा आपने एनसीईआरटी ही पढ़ ली। और एक बार आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, चाहे ये वीडियोस पढ़ लो, चाहे किसी और की वीडियोस पढ़ लो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन आपको एक बार डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? बाकी सारी डिटेल जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। अभी हम जो है हमारी लास्ट चैप्टर पर फोकस करते हैं, जिसका नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके कमेंट में बता सकते हो। और आप मुझे जरूर बताइएगा जितनी मैंने अभी तक प्ले लिस्ट दी है। यकीन मानना मैंने एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, हरियाणा जीके मैंने कंप्लीट करवा दी है, इंडिया जीके मैंने कंप्लीट करवा दी है, और मैंने क्या कंप्लीट करवा दिया है? साइंस मैंने आज कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, और क्या रह गया? कंप्यूटर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। करंट अफेयर इसके बाद स्टार्ट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंडिया और नेशनल वाला। ठीक है, इंडिया प्लस नेशनल का जो करंट अफेयर होता है ना, और ये कितना पढ़ना है मेरे हिसाब से आपको 2.5 साल का करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, 2.5 ईयर का 2.5 ईयर का आपको करंट अफेयर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा? मिसलेनियस टॉपिक रह जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक वो होते हैं जो टॉपिक जो है किसी और सब्जेक्ट में नहीं आते। इनके अलावा जो है मिसलेनियस टॉपिक में मैं क्या दूंगा? 500 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के दूंगा। ठीक है, 500 क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर के दूंगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के दूंगा, सारे एनसीईआरटी के दूंगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आईपीसी सीआरपीसी भी करवाऊंगा, जो हमारी नई लॉन्च हो चुकी है अब, भारतीय साक्ष्य अधिनियम वगैरह आप सभी जानते होंगे 2023 में ये सारा चेंज हो चुका है। ये जो है हरियाणा पुलिस के लिए आपके काम आने वाला है। इसके अलावा बहुत सारा डाटा दूंगा, और ये डाटा तो अभी हमारा जो है बैच कंप्लीट करवाने के लिए है मेरे भाई। ठीक है, फ्री बैच कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट जो कहते हैं ना कि सिलेबस कंप्लीट वाला ये बैच चल रहा है। इसके बाद तो हमारा सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट लगेंगे मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट यानी कि सारे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट आंसर होंगे, वहां पर आपकी प्रैक्टिस को जांचा जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितने आप जो है ठीक कर पा रहे हो मेरे भाई।
ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट कभी भी नहीं रुकेंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक ये प्लेलिस्ट नहीं रुकेंगी। ना मैं रुकने वाला हूं, उम्मीद करता हूं आप भी नहीं रुकने वाले मेरे भाई। ठीक है, तो आपको अपना फीडबैक ईमानदारी से देना है। अगर आपको गंदी भी वीडियोस लगी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देना भाई, मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानना, आपको भी आपके अंदर जो है सुधार करने पड़ेंगे, यही नियम है मेरे भाई। ठीक है, प्रकृति का यही नियम है कि प्रकृति के अनुसार आपको आप अपने आप को जो है ढालना पड़ेगा, अदरवाइज आप खत्म हो जाओगे मेरे भाई। सेम कहानी डायनासोर की थी और ऐसा ही एक दिन इंसानों के साथ भी होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई। अब हम चलेंगे हमारे इस चैप्टर के जो है सारांश पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पर एमसीक्यू दिए गए हैं 25, इनको हम जो है सबसे लास्ट में देखेंगे और हम आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, यहां से हमारा जो है थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, चैप्टर नंबर अध्याय जिसका नाम है स्पेस टेक्नोलॉजी मेरे भाई। ठीक है, भाग 1 में क्या लिखा गया है, कोपरनिकस बाबा का ब्रह्मांड और 100 किलोमीटर की कर्मण रेखा मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं कोपरनिकस के बारे में, आप सभी को पता भी होगा इनके बारे में, वैसे सारी चीजें यहां पे लिख भी दी गई है। जो मैं बोल रहा हूं ना उसको एक बार ध्यान से पढ़ना, सुनना, सॉरी, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद जो यहां पे लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। तीसरी बार आपको खुद से पढ़ना है मेरे भाई। इतनी बार जब आप पढ़ लोगे ना तो यकीन मानना आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बता दूं। सबसे पहले कोपरनिकस के बारे में बात करते हैं। कोपरनिकस कौन था भाई? 1543 ईस्वी में किस बंदे ने 1543 ईस्वी में जो कोपरनिकस था, इसने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था मेरे भाई। ठीक है, एक एक करके लिखूंगा, चलो यहां पे लिख देता हूं। यहां पे क्या लिखूं? कोपरनिकस लिख देता हूं मेरे भाई। ठीक है, कोपरनिकस कोपरनिकस ने क्या दिया था मेरे भाई? 1543 में क्या दिया था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस छोटे छोटे अक्षर लिखूंगा। सूर्य केंद्रित दिया था ना, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई डायरेक्ट वनडे एग्जाम से, बताइए सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। कब दिया था? 1543 में दिया था। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, इन्होंने सिद्ध किया था, किन्होंने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड केंद्र में है मेरे भाई। ठीक है, सॉरी, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? तो ब्रह्मांड के केंद्र में जो है पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। यह सिद्धांत दिया था मेरे भाई कोपरनिकस ने। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत का मतलब क्या है? कोपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड के सेंटर में पृथ्वी नहीं है, क्या है फिर? सूर्य सेंटर में है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब आगे चलो। पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है मेरे भाई। ठीक है, पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने ऐसा बताया था। लेकिन टोलमी का एक भूकेंद्रित सिद्धांत भी था, एक आदमी था टोलमी मेरे भाई। ठीक है, एक आदमी था टोलमी। टोलमी ने क्या दिया था? टोलमी ने कैसा सिद्धांत दिया था? इसने भूकेंद्रित सिद्धांत दिया था। यह चीज भी आप याद रखेंगे, भूकेंद्रित केंद्रित सिद्धांत। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भू केंद्रित, यानी कि भू से क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, टोलमी ने क्या बताया था? टोलमी ने बताया था पृथ्वी को केंद्र माना था मेरे भाई। ठीक है, टोलमी ने क्या माना था? पृथ्वी को केंद्र माना था, जो कि गलत साबित हुआ था मेरे भाई। ठीक है, तो ये एक गलत साबित हुआ था। कोपरनिकस ने बताया था कि ना भाई ऐसा नहीं है, सूर्य सेंटर में है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे क्या है? एक कर्णम रेखा भी आपको मिलेगी इसी के अंदर, एक कर्णम रेखा। ठीक है, कर्णम रेखा ऐसे लिखेंगे ना, कर्मण रेखा होता है, कर्मण रेखा। ठीक है, तो कर्मण रेखा क्या होती है? तो ये एक काल्पनिक रेखा होती है मेरे भाई, पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। यहां पे लिख देता हूं, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य मंडल, वायुमंडल ऐसे लिखेंगे ना, वायुमंडल और बाह्य या फिर बाहरी लिख लो, बाहरी मंडल बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, आई बात समझ में? और इसे समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर माना जाता है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मापा जाता है। तो ये याद रखना, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, माना जाता है, आई बात समझ में? तो ये चीजें जो है इस पैराग्राफ में लिखी है। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देखो, विज्ञान के उस सबसे रोमांचक अध्याय का बाजा बजाने वाले हैं।
जो हम सीधे तारों और रॉकेट की दुनिया में ले जाता है। सबसे पहले इसका करो पोस्टमार्टम। पुराने जमाने में सन 140 ईस्वी में टोलमी नाम के एक वैज्ञानिक आए थे मेरे भाई। सबसे पहले क्या आया था? टोलमी नाम का एक आदमी आया था, ठीक है। ऐसे सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। सबसे पहले एक टोलमी नाम का वैज्ञानिक आया जिसने कहा कि भाई पूरी दुनिया यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में हमारी पृथ्वी बैठी है और सूरज इसके चारों ओर जो है चक्कर काट रहा है, ठीक है। इसे भू केंद्रित सिद्धांत कहा गया। लेकिन 140 के बाद जो है 1543 ईस्वी में कोपरनिकस नाम का एक आदमी आया। इसने कहा कि टोलमी की बात पूरी तरह से गलत है मेरे भाई, क्योंकि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि हमारा सूर्य राजा बैठा है, ठीक है, और पृथ्वी उसके चक्कर काट रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे हिट फार्मूला बिग बैंग सिद्धांत जिसे जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे मान्य सिद्धांत है ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ये भी लिख देता हूं चलो यहां पे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत तो ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटेयर मेरे भाई, ठीक है, लेमेंटेयर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं एक एक करके, ठीक है ना। ये याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूं लिखवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन ही बन रहे हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? तो बस आपको याद इतना सा रखना है, टोलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? टोलमी ने भूकेंद्रित दिया था, यहां पे लिख देता हूं। टोलमी ने कौन सा दिया था? भूकेंद्रित, ठीक है। और कोपरनिकस बाबा ने कौन सा दिया था? कोपरनिकस। और कोपरनिकस बाबा ने कौन सा दिया था? सूर्य केंद्रित दिया था। बस हो गई सारी चीजें, इतनी ही चीजें पूछी जाती है मेरे भाई। बस ये भी चीजें आप याद रख लोगे तो बहुत सारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब आगे आ जाते हैं कर्मण रेखा के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं कर्मण रेखा के बारे में क्या लिखा गया है। वैसे इसके बारे में मैं बता चुका हूं, कोई नहीं, देख लेते हैं। कर्मण रेखा यानी अंतरिक्ष का बॉर्डर गेट है मेरे भाई, ठीक है। अंतरिक्ष का बॉर्डर गेट है, यानी कि मान के चलो क्या मान के चलो कि ये कोई चीज है मेरे भाई, ठीक है। ये एक कोई चीज है, यहाँ पे आपका कोई गेट है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि दोनों चीजों के बीच में एक गेट क्रिएट किया गया है, इसी को कर्मण रेखा बोला जाता है। आई बात समझ में? चलो इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम का सबसे वीआईपी फैक्ट सुनो। अगर आप जमीन से सीधे आसमान की तरफ ऊपर भागना शुरू करोगे, मान के चलो ये जमीन है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। अब जमीन से आप ऊपर की तरफ भागोगे, ठीक है। जमीन से आप ऊपर की तरफ भागना शुरू किया तो कितनी कितनी दूर जाने के बाद अंतरिक्ष शुरू होगा? आपके मन में भी आता होगा कि यार मैं कितनी ऊंची जाऊंगा कि भाई जो है अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह से ठीक 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक लाइन खींची है जिसे कर्मण रेखा बोला जाता है। यानी कि समुद्र तल की गहराई से जो है, मान लो यहां तक एक ऊंचाई है, या कि यहां पर 100 किलोमीटर हो गया मेरे भाई, ठीक है। 100 किलोमीटर ये एक रेखा खींची है जिसका नाम क्या है मेरे भाई? कर्मण रेखा नाम है। ये नाम याद रखना, कर्मण रेखा पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है, कर्मण रेखा। तो ये एक रेखा खींचिए, अगर आप इस रेखा या इसके पार चले गए तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई अब जो है अंतरिक्ष शुरू हो गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इस 100 किलोमीटर की लाइन के नीचे आपके देश का आसमान वायु क्षेत्र माना जाता है, जिस पर सिर्फ आपका अधिकार है। पर जैसे ही आप इस 100 किलोमीटर की कर्मण रेखा को पार कर जाते हैं तो साक्षात बाह्य अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, जो पूरी दुनिया के इंसानों की साझी संपत्ति है मेरे भाई। ये चीज याद रखना, मान के चलो ये हमारी क्या है मेरे भाई? ये हमारा भारत है, ठीक है। ये पूरा हमारा भारत है और यहां तक जो है 100 किलोमीटर की कर्मण रेखा है मेरे भाई। यहां पर क्या है? ये 100 किलोमीटर की कर्मण रेखा है। अब इससे नीचे वाली जो चीज है ना, यहां पर पूरा भारत का अधिकार है, ठीक है, यहां पर पूरा अधिकार है। लेकिन इस 100 किलोमीटर के ऊपर आप चले गए ना तो ये अंतरिक्ष स्टार्ट हो गया, और इस अंतरिक्ष में सभी देशों का अधिकार है, चाहे वो चाइना है, अमेरिका है, जापान है, ब्राजील है, जो भी है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार वहां कोई भी देश अपनी दादागिरी या कब्जा नहीं जमा सकता, सभी के लिए वो साझा मंच है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई आगे। अच्छा, यहां से कर्मण रेखा से आपसे क्या कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष की शुरुआत कितनी ऊंचाई से मानी जाती है? तो उत्तर आप क्या बताएंगे? 100 किलोमीटर की ऊंचाई से जो है अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ध्रुवीय कक्षा को देख लेते हैं। ध्रुवीय कक्षा क्या कह रहा है मेरे भाई? तो इसको भी देख लेते हैं, एक सेकंड होल्ड रखना। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुवीय कक्षा लिखा है ना यहाँ पे, ध्रुवीय कक्षा का सुदूर संवेदन और भूस्थैतिक हाईवे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी गई है। क्या चीजें लिखी गई है? एक तो ध्रुवीय, ध्रुवीय कक्षा,
और एक क्या लिखा गया है मेरे भाई, एक भूस्थैतिक कक्षा लिखी गई है। ठीक है, भूस्थैतिक, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, स्थैतिक लिखेंगे ना, स्थैतिक कक्षा। तो ये क्या चीजें होती है मेरे भाई, ध्रुवीय कक्षा क्या होती है, आराम से सुनना। ध्रुवीय कक्षा यानी कि पोलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोलर, पोलर ऑर्बिट। ये तो समझ पा रहे होगे ना आप। ध्रुव 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 क्या होता है, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, भूमध्य रेखा लिख देता हूं, चलो लिख लेते हैं भूमध्य रेखा। ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा साउथ पोल है। सिंपल सी बात है, ये तो चीज समझ आ रही होगी ना। ये हमारे साउथ पोल हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। उसके बाद कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चलते हैं मेरे भाई। अब सुनो, ध्रुवीय कक्षा क्या होती है। ध्रुवीय कक्षा जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर से होकर गुजरती है, ध्रुवीय कक्षा कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, ध्रुवीय कक्षा की मैं बात कर रहा हूं। ध्रुवीय कक्षा क्या होती है, वह कक्षा जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव यानी कि उत्तर और दक्षिण के ऊपर से होकर गुजरती है। इसमें उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में चक्कर लगाता है। डोंट वरी, सारी चीजें ऊपर लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनना। वह कक्षा, कौन सी कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, वह कक्षा जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव उत्तर और दक्षिण के ऊपर से होकर गुजरती है। इसमें उपग्रह यानी कि सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में चक्कर लगाता है। क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत करीब, लगभग 600 किलोमीटर होती है, इसीलिए जमीन की बहुत स्पष्ट तस्वीर लेने में सक्षम है। इसीलिए इसका उपयोग जो है जासूस और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। किसका, ध्रुवीय कक्षा का मेरे भाई। आई बात समझ में। अब ऐसे ही मैं बता देता हूं भूस्थैतिक कक्षा क्या होती है मेरे भाई। ठीक है, तो भूस्थैतिक कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, जियो स्टेशनरी कैसे लिखेंगे, STATIONARY। ठीक है, स्टेशनरी। कक्षा को क्या लिखेंगे, कक्षा को ऑर्बिट लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बारे में सुनो, ये क्या होती है भूस्थैतिक कक्षा। तो यह कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है और बीच में से क्या गई है, इक्वेटर गई है। तो इस इक्वेटर के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मान के चलो यहां पे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो यहां पे आपको ये कक्षा मिलेगी। कौन सी कक्षा मिलेगी मेरे भाई, भूस्थैतिक कक्षा मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, जियो सेंट्री आपको जो है ये कक्षा यहां पर मिलने वाली है। आई बात समझ में। ये 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की, ये सारी चीजें याद रखना, हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। देखो यहां पे दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया, सारी चीजें आपको याद है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस कक्षा की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, यानी कि भूस्थैतिक जो कक्षा है इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, उपग्रह का चक्कर काटने का समय पृथ्वी के घूमने के समय 24 घंटे के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, ये जो भूस्थैतिक कक्षा होती है ना, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है, इसके अंदर जो उपग्रह का चक्कर काटने का समय होता है ना, वह पृथ्वी के घूमने के समय के बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि 24 घंटे ही होता है मेरे भाई। आई बात समझ में। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर कौन कौन सी सैटेलाइट घूमती हैं, तो इसके अंदर जो है, जिसका हम उपयोग करते हैं टीवी प्रसारण और कम्युनिकेशन के लिए ना, वो सैटेलाइट जो है इसके अंदर घूमती है। आई बात समझ में, ये फर्क पड़ गया आपको। चलिए यहां से आपको दिखा देता हूं कक्षाओं के प्रकार। देसी पोस्टमार्टम सुनो। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को आसमान में घूमने के लिए अलग अलग ऊंचाई पर रास्ते बने होते हैं, जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे सुनो। पहला रास्ता है निम्न कक्षा मेरे भाई। ठीक है, निम्न भू कक्षा होती है जो जमीन से 200 से 2000 किलोमीटर के ऊपर होता है। दूसरा रास्ता है मध्य भू कक्षा, ये 2000 से 20,000 किलोमीटर के ऊपर होता है। हमारे जितने भी जीपीएस या नौवहन सैटेलाइट होते हैं वो इसी रास्ते पर घूमते हैं मेरे भाई। याद रखना, जो मध्य भू कक्षा होती है ना, इसी के जो है अराउंड घूमते हैं कौन, हमारे जितने भी जीपीएस या फिर नौवहन सैटेलाइट होती है ना, वो सारे सैटेलाइट इसी मध्य भू कक्षा में जो है चक्कर लगाती है। तीसरा सबसे वीआईपी रास्ता है जो उच्च भू कक्षा होता है, इसके अंदर जो जमीन से ठीक 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है फिक्स होता है मेरे भाई। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोला गया है, ध्रुवीय कक्षा बनाम भूस्थैतिक कक्षा की जादुई ट्रिक। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, चलो यहां से देख लेते हैं। यह जमीन से केवल 600 किलोमीटर ऊपर होता है और इसमें सैटेलाइट उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के चक्कर काटता है। इसमें हमारे देश के जासूस और सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग कैमरे और सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। इन्हें भेजने के लिए हमें अपने सबसे भरोसेमंद रैकेट PSLV का जो है इस्तेमाल करना होता है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, ये PSLV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पता है किसी को? तो PSLV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फटाफट से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं फटाफट। आई होप ये आप मुझे बता दोगे। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई और देख लेते हैं दूसरा भूस्थैतिक कक्षा जियोसेंट्री ऑर्बिट देख लेते हैं। यह जमीन से पूरे 36,000 किलोमीटर के हाईवे पर होती है। इसमें सैटेलाइट पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समांतर घूमती है। कमाल की बात यह है कि इसका चक्कर काटने का समय ठीक 24 घंटे है। हमारा पृथ्वी के घूमने का समय 24 घंटे है। इसीलिए सैटेलाइट जमीन से देखने पर हमेशा एक जगह स्थिर दिखाई देती है। हमारा टीवी, इंटरनेट, डिश वाले जितने भी संचार सैटेलाइट है वे इसी रास्ते पर बैठे होते हैं और इन्हें भेजने के लिए भारी भरकम रॉकेट जीएसएलवी की जो है जरूरत पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये दोनों की डेफिनेशन आप जरूर बताएंगे मेरे भाई, पीएसएलवी और एसएलवी का मेरे भाई। ठीक है, बता दोगे ना या मैं लिखूं? चलो लिख देता हूं, कोई नहीं। पीएसएलवी मेरे भाई, ठीक है, और जीएसएलवी। ये डेफिनेशन आपसे पूछे ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछेगा मेरे भाई फुल फॉर्म। ठीक है, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगी? पोलर सैटेलाइट, SAT आएगा ना, SATELL आएगा। लॉन्च व्हीकल आ जाएगा, LAUNCH, व्हीकल आ जाएगा, VEHICLE। ठीक है, और जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा जियो सिंक्रोनाइज, SYNCHRONOUS। ठीक है, जियो सिंक्रेंस सैटेलाइट हो जाएगा मेरे भाई। सैटेलाइट कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, SATELLITE आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म जरूर आप याद रखना। चलते हैं आगे, भाग नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला गया? पीएसएलवी का 4 चरणों वाला इंजन और क्रायोजेनिक बर्फ का तेजाब देख लेते हैं मेरे भाई। इसमें क्या बोल रहा है? हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के असली जन्मदाता कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। तो डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? भारत का अंतरिक्ष जनक कौन है? बताओ फटाफट से। भारत का परमाणु जनक। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन सा हो जाएगा? अंतरिक्ष जनक में जो है विक्रम साराभाई हो जाएगा। इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही जो है इसरो की स्थापना की थी 1969 में 15 अगस्त को मेरे भाई। ठीक है, और परमाणु जनक कौन कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, भाभा को क्या बोला जाता है? परमाणु जनक बोला जाता है। दोनों चीजें आपको याद रखना। अब चलते हैं आगे। किन्होंने भाई? विक्रम साराभाई ने 1962 में पहली कमेटी बनाई थी और इसी का नाम आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो पड़ा। भारत के पास 2 सबसे मुख्य प्रक्षेपण रॉकेट हैं। पहला है पीएसएलवी की फुल फॉर्म अभी बता के आया हूं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का वर्क हाउस या सबसे वफादार घोड़ा कहते हैं मेरे भाई। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से इसरो का वर्क हाउस या फिर सबसे वफादार घोड़ा किसे बोला जाता है? तो पीएसएलवी को बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये पावर हाउस है। इसके बाद चलो, इसके अंदर 4 चरणों वाला इंजन होता है। पीएसएलवी के अंदर 4 चरणों वाला इंजन होता है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन भरा होता है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? ठोस ईंधन भरा होता है और दूसरे व चौथे चरण में तरल ईंधन यानी कि लिक्विड ईंधन जो है भरा होता है। यह 1750 किलो का वजन आराम से अंतरिक्ष में फेंक आता है। यानी कि ये जो पीएसएलवी होता है ना, 1750 किलो का वजन होता है ना, इसको भी जो है अंतरिक्ष में ले जाता है। इसे चंद्रयान और मंगलयान को अपनी पीठ पर लादकर इतिहास रचा था। तो याद रखना, पीएसएलवी जो है इसी की पीठ पर लादकर जो है ले जाया गया था मेरे भाई, चंद्रयान और मंगलयान को मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई आगे, और आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। पॉइंट नंबर 6 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? यहां पे जीएसएलवी के बारे में लिखा गया है। तो जीएसएलवी कहां गया? ये रहा, जीएसएलवी और क्रायोजेनिक इंजन का पोस्टमार्टम देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्रायोजेनिक इंजन देख लो क्या होता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? जो है क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर जो है सबसे ऊपरी चरण में एक बेहद उन्नत और गुप्त तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी वाला इंजन लगा होता है, उसे ही क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। दूसरा बड़ा बाहुबली रॉकेट है जीएसएलवी मेरे भाई। ठीक है, जीएसएलवी की डेफिनेशन याद रखना। आगे आ जाएंगे। जीएसएलवी कहाँ गया रे? ये रहा जीएसएलवी। यह 4000 किलोमीटर तक के भारी भरकम सैटेलाइट को सीधे 36,000 किलोमीटर के ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में छोड़ सकता है। इसके सबसे ऊपरी चरण में एक बेहद खतरनाक और गुप्त तकनीक वाला इंजन लगा होता है। याद रखना, जीएसएलवी के ऊपर जैसे कि मान के चलो ये एक रॉकेट है, इसके सबसे ऊपर जो है एक इंजन लगा होता है। इसी को जो है क्या बोला जाता है? क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है। क्रायोजेनिक इंजन,
क्रायोजेनिक इंजन इसको बोला जाता है। आगे चलो, आगे कहा गया जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायो शब्द का देसी मतलब होता है अत्यंत निम्न ताप मेरे भाई, ठीक है। क्रायो का मतलब क्या होता है? निम्न ताप। इस इंजन के अंदर साक्षात लिक्विड हाइड्रोजन को -253, ये ऐसा आएगा भाई, -253, ठीक है, 253 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ से भी ठंडे रूप में जमा कर रखा जाता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे भयंकर और शक्तिशाली धक्का प्रणोद मिलता है। यह तकनीक दुनिया में सिर्फ 5 से 6 देशों के बीच में जो है उपलब्ध है। तो याद रखना, ये क्रायोजेनिक जो इंजन तकनीक है ना, क्रायोजेनिक इंजन तकनीक ये 5 से 6 देशों के बीच में। तो याद रखना, ये तकनीक भारत के पास है, बिल्कुल है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भाग 4 को देख लेते हैं। भाग 4 क्या बोल रहा है मेरे भाई? तो भाग 4 बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है? सक्रिय सुदूर संवेदन का माइक्रोवेव रडार और रिसोर्स सेट की। तो देख लेते हैं इसको भी फटाफट। निष्क्रिय बनाम सक्रिय सुदूर संवेदन का क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले सुदूर संवेदन का मतलब आप समझो, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो सक्रिय, यहां पे लिखा है सक्रिय सुदूर संवेदन। ये सुदूर संवेदन का जो है मतलब आप पहले समझो मेरे भाई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? तो सुदूर संवेदन का मतलब होता है दूर बैठे बैठे बिना किसी चीज को छुए उसकी तस्वीर खींचना और उसकी पूरी कुंडली निकालना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। आई बात समझ में? यहां पे लिखूं, सुदूर संवेदन मेरे भाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है, पता होना चाहिए सुदूर संवेदन क्या होता है। तो याद रखना, दूर बैठे बैठे बिना किसी चीज को छुए उसकी तस्वीर खींचना, ठीक है, तस्वीर खींचना और उसकी पूरी कुंडली निकालना। इसको क्या बोला जाता है? इसको सुदूर संवेदन बोला जाता है, ठीक है। यही चीज लिखी गई है। और इसके बाद सुदूर संवेदन के जो है प्रकार बताए गए हैं, कितने प्रकार के सुदूर संवेदन होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? ये लिखा गया है ना, पहला है, दूसरा है, ये प्रकार है सुदूर संवेदन के, ठीक है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा गया? सुदूर संवेदन का सच, दूर बैठे बिना किसी चीज को छुए उसकी तस्वीर खींचना और उसकी पूरी कुंडली निकालना ही सुदूर संवेदन कहलाता है मेरे भाई। यानी कि आप अपने घर पर हो और आप अपने घर पर बैठकर जो है दिल्ली में बैठे किसी की भी आप कुंडली निकाल सकते हो, यानी कि आप सुदूर संवेदन हो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला निष्क्रिय सुदूर संवेदन। अब इसके दो प्रकार है, एक तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन है और दूसरा है असली डोन यानी कि सक्रिय सुदूर संवेदन मेरे भाई। तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन क्या है? यह बेचारा सूरज की रोशनी पर निर्भर होता है। जो ये प्रकार है ना, किसका? सक्रिय सुदूर संवेदन, ये डिपेंड करता है किस पर? सूरज की रोशनी पर डिपेंड करता है। दिन में जब धूप खिली होगी तो यह पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली धूप को कैमरे से रिकॉर्ड कर लेगा, पर रात के अंधेरे में यह आसमान में घने बादल छाने पर यह काम करना बंद कर देता है मेरे भाई, याद रखना। इसीलिए इसका निष्क्रिय सुदूर संवेदन नाम है मेरे भाई। अब सक्रिय सुदूर संवेदन है तो ये रात दिन दोनों में काम कर सकता है। तो देख लेते हैं, इसके पास खुद का टॉर्च जैसा सिस्टम होता है मेरे भाई। यह सूर्य की रोशनी पर बिल्कुल निर्भर नहीं है, यानी कि यह सूर्य पर डिपेंड नहीं है। यह अपने अंदर से खुद माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे की बीम नीचे जमीन पर फेंकता है और टकराकर वापस आने वाली तरंगों को कैच कर लेता है। चाहे भयंकर बारिश हो, तूफान हो या रात का घना अंधेरा, यह 24 घंटे बिल्कुल साफ और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें खींच सकता है। भारत का RI सैटेलाइट इसी तकनीक पर काम करता है, जिसका उपयोग हमारी सेना बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए करती है। तो हमारी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पर सेना है, BSF है, वो जो है इसी सैटेलाइट RISAT का जो है इस्तेमाल करती है बॉर्डर पर नजर रखने के लिए। भाई रात बिरात आ जाए, अब मान के चलो आंधी तूफान आ गई, घनी तगड़ी आंधी तूफान आ गई, पेड़ उखड़ रहे हैं, कोई देख नहीं पा रहा, इतनी आंधी है, तो क्या पता भाई उस समय आंधी तूफान का जो है फायदा उठाकर कोई दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस जाए। तो इसी से बचने के लिए हम जो है इस तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी कि सक्रिय सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं। और ये RISAT सैटेलाइट
के लिए जो है काम करती है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखना, भारत के कार्टोसेट का काम नक्शा बनाना है और रिसोर्स सेट का काम जो है जंगलों, फसलों और जमीन पानी का जो है पता लगाना है। ये याद रखना कौन सी सैटेलाइट किस काम में ली जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भाग 5 पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, वैश्विक नौवहन प्रणालियों का नेटवर्क। वैश्विक नौवहन यानी कि जो समुद्र में नौवहन प्रणाली होती है उसके बारे में बोल रहा है। किसी भी चलती हुई गाड़ी या इंसान की सटीक लोकेशन और रास्ता बताने की कला को उपग्रह नौवहन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना भाई, कोई भी चल रही गाड़ी है, इंसान की सटीक लोकेशन है, मतलब आप जो है सोनीपत पर कहीं चल रहे हो, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी किसी रोड पर चल रही है और अब मुझे उसका जो है घर बैठे पता लगाना है, उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, उपग्रह नौवहन यानी कि नेविगेशन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए सैटेलाइट के अंदर की दुनिया की सबसे सटीक घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक जो है परमाणु घड़ी लगाई जाती है, मतलब ठीक है। इसके लिए सैटेलाइट के अंदर दुनिया की सबसे सटीक घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक परमाणु घड़ी लगाई जाती है। जो हम सैटेलाइट भेजते हैं ना आसमान के ऊपर, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो सैटेलाइट हम भेजते हैं ना, उस सैटेलाइट के अंदर हम ये सटीक घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी उसके अंदर लगाती है और वही हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है लोकेशन पता करके देती है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप जमीन पर चुपचाप एक जगह खड़े हो तो आपकी सही लोकेशन बताने के लिए आसमान में कम से कम 3 सैटेलाइट की लाइन मैच होनी चाहिए। अगर आप बाइक या कार से भाग रहे हो तो आपकी गति और दिशा बताने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट का सिग्नल चाहिए। दुनिया में अमेरिका के पास जो सिस्टम है उसे हम जीपीएस कहते हैं, रूस के पास जो सिस्टम है उसे हम ग्लोनेस कहते हैं और चीन के पास जो सिस्टम है उसे हम बेड्यू कहते हैं। ये कई बार पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है, किस किस के पास कौन सा सिस्टम है ना, ये कई बार पूछ लेता है, इसीलिए ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो भारत के पास कौन सा सिस्टम है पता चल गया ना, ये NAVLIC है भाई, ठीक है, नेविगेशन उपग्रह, ये भारत के पास ये है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे बताऊं क्या, चलो बता देता हूं। भारत के पास कौन सा सिस्टम है, तो भारत के पास ये कौन सा है, NAVIC। उसके बाद अमेरिका के पास कौन सा है, यूएसए लिख देता हूं, ठीक है। यूएसए के पास कौन सा है मेरे भाई, यूएसए के पास ग्लोबल पोजीशनिंग था ना, कहां था, अभी बताया था ना, ये जीपीएस, देखो ये रहा जीपीएस है मेरे भाई, ठीक है। जीपीएस इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल पोजीशनिंग बोलेंगे। रूस के पास कौन सी है, रूस के पास है GLO, क्या था रे, ये था ना GLO NAS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे भाई, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और बाद में जो है चाइना की भी यहाँ पे लिखे ना BDU, तो BDU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी BDS के नाम से इसको जाना जाता है, बस याद रखना, ठीक है। BEIDOU जो लिखा हुआ है ना, इसको जो है BDS के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। और चीनी भाषा में जो है सप्तऋषि तारामंडल के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना। चीनी भाषा में जो है सप्तऋषि मंडल के लिए इसका सप्तऋषि कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, भारत का स्वदेशी NAVLC, ठीक है। तो यहां पे आ गया, इसके बारे में, भारत के बारे में डिटेल से यहां पे दिया गया है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। हमारे भारत देश के कारगिल युद्ध पता है किसको कब हुआ था, यहां पे लिख देता हूं, इतना सोचो दिमाग में, क्या हुआ था, कारगिल युद्ध, ठीक है। जो बॉर्डर फिल्म बनी है ना, बॉर्डर फिल्म, वो कारगिल युद्ध के ऊपर ही बनी है मेरे भाई, ठीक है। 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, किस किस के बीच में हुआ था, भारत वर्सेस पाक के बीच में हुआ था, ठीक है, भारत वर्सेस पाक के बीच हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं भाई, क्या है, भारत का स्वदेशी नाविक है और 7 सैटेलाइट का चक्कर। हमारे भारत देश ने कारगिल युद्ध के समय
जब अमेरिका से जीपीएस का डेटा मांगा था तो अमेरिका ने मना कर दिया था। इतना कुत्ता इंसान है ये, माफी चाहता हूं ऐसा शब्द बोलने के लिए, लेकिन सच कहूं तो अमेरिका किसी का वफादार नहीं है मेरे भाई, सच मेरा दिमाग तो ऐसा ही कहता है एटलीस्ट। और वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना, उससे घटिया इंसान कोई नहीं है। वो तो सेकंडों में बदल रहा है कि एक सेकंड मैंने ये बयान दे दिया तो दूसरे सेकंड अपने ही बयान को बदल देते हैं मेरे। तो वो कहते हैं ना कि ये किसी का सगा नहीं है, तो ये अमेरिका वही है मेरे भाई, किसी का सगा नहीं है, सिर्फ इसको अपने से प्यार है, जहां पर ये चाहता है कि मेरे से आगे कोई ना निकल पाए मेरे भाई। आई बात समझ में। वर्तमान में फिर यही है ना, हमारे जो वर्तमान में जो हमारी लोकसभा बैठी है वो भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। खैर इस पे बात नहीं करेंगे, फालतू की बातें हैं ये, ठीक है। तो देख लेते हैं, आगे चलते हैं, कोई नहीं कोई बात नहीं। तो जब हमने जो है कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, जो हमने अमेरिका से जो है भाई जीपीएस का डेटा मांगा था और उसने मना कर दिया था, ठीक है, मना कर दिया था। तो उसी का करारा जवाब देने के लिए इसरो ने अपना खुद का स्वदेशी जीपीएस बनाया था, जिसका नाम है NAVIC मेरे भाई। इसकी फुल फॉर्म जरूर रट लेना, ये पूछा जाता है, नेविगेशन विद इंडियन मेरे भाई, ठीक है। ये फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी नहीं मैंने, कोई बात नहीं, नेविगेशन विद इंडियन यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लिखा है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, नेविगेशन विद इंडिया है ना, कहाँ गया, नेविगेशन विद इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, सभी की याद रखना, सभी की ना भी रखो तो इंडिया की जरूर याद रखना, NAVIGATION, ठीक है, नेविगेशन विद इंडिया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक हो गया था, उसके बाद चलते हैं, इस पूरे नाविक सिस्टम के अंदर टोटल 7 सैटेलाइट आसमान में चक्कर काट रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, जिनमें से 3 जियो स्टेशनरी कक्षा में फिक्स हैं और 4 जियो सिंक्रोनस कक्षा में घूम रहे हैं। यह हमारे पूरे भारत देश की मुख्य भूमि और हमारी सीमाओं से बाहर चारों तरफ 1500 किलोमीटर के एरिया तक बिल्कुल सटीक रास्ता और लोकेशन बताते हैं। तो ये जो 7 सैटेलाइट हमने जो लॉन्च की है ना, ये 1500 किलोमीटर तक का एग्जैक्ट चीजें हमें जो है बताती है मेरे भाई, ठीक है। इसके 2 सिग्नल होते हैं, एक तो एसपीएस होता है, एसपीएस जो हम और आप अपने मोबाइल में आम नागरिक की तरह रास्ता देखने के लिए यूज करते हैं। जो आपके मोबाइल में मैप होता है ना, मैप के बेस में कई बार जब आप सेंटर एग्जाम ढूंढते हैं तो लगाते हो ना, मैप में लगा देते हो कि भाई लोकेशन लगाते हो, तो वो जो मैप ढूंढता है ना आपके फोन में, वो एसपीएस ही होता है मेरे भाई, ठीक है। एसपीएस जो हम और आप मोबाइल में नागरिक की तरह रास्ता देखने के लिए यूज करेंगे। और आरएस क्या है, आरएस केवल हमारी भारतीय सेना के लिए एक बेहद गुप्त और एनक्रिप्टेड कोड वाला सिग्नल होगा, जिसे कोई भी दुश्मन देश हैक नहीं कर सकता। ये सारी चीजें याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, भाग 6 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 10, रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रिया का अंतर। तो ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, हम जब फिजिक्स पढ़ रहे थे तो फिजिक्स के अंदर हम चीज देख के आए थे मेरे भाई, जो सूर्य किस सिद्धांत पर काम करते हैं, पढ़ के आए थे ना, सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सूर्य भाई संलयन पर काम करता है, ठीक है, संलयन पर काम करता है। परमाणु किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु किस सिद्धांत पर काम करता है, विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। बस यही चीजें जो है इस पैराग्राफ में लिखी है, आइए देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ये देखो केमिकल रिएक्शन, इसके परमाणु का केवल बाहरी आवारा कण कौन होता है, जैसे कि ये एक परमाणु है, ये सेंटर है, सेंटर में कौन होता है आप सभी जानते हैं, सेंटर के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो बाहर बाहर यहां पे चक्कर काटता रहता है, ये कौन चक्कर काटता रहता है, इलेक्ट्रॉन, उसी की बात कर रहे हैं। देखो बाहरी आवारा कण यानी कि इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसके अंदर कभी भी तत्व का रूप नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी ही बनाएंगे। इसमें कुल द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि जो इसका वजन है वो हमेशा एक जैसा रहता है और बहुत कम मात्रा में जो है नॉर्मल ऊर्जा निकलती है। ये किसकी बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शन की। अब बात कर लेते हैं नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को लात मार दी जाती है। सारा खेल परमाणु के बिल्कुल केंद्र में बैठे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर होता है। इसमें सीधे पुराने तत्व नष्ट होकर बिल्कुल नए तत्वों का जन्म होता है। कमाल की बात यह है कि इस अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन में द्रव्यमान का कुछ हिस्सा हमेशा गायब हो जाता है। यही गायब हुआ द्रव्यमान आइंस्टाइन के महाफार्मूला, आइंस्टाइन का फार्मूला देखा था ना, E=mc² के अनुसार साक्षात ब्रह्मांड की सबसे भयंकर और असीमित ऊर्जा में बदल जाता है। सूर्य और तारे के अंदर इसी नाभिकीय अभिक्रिया से जो है असीमित ऊर्जा बनती है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। समस्थानिक और समभारिक मेरे भाई, ये दोनों चीजें भी हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर किसी ने पूरी साइंस की सीरीज देखी होगी तो ये सारी चीजें पहले हम पढ़ के आ चुके हैं मेरे भाई। समस्थानिक में क्या होता है, आइसोटोप बोला जाता है। समस्थानिक पता है ना, पढ़ा था समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, आइसोटोप बोला जाता है। एक होता है समभारिक मेरे भाई, समभारिक ऐसे ही लिखेंगे ना, इसको क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है, ठीक है, आइसोबार। नाम से पता करना है बस, भार है ना, समभार, भार से क्या याद रखेंगे, जिसका द्रव्यमान सेम हो, द्रव्यमान सेम हो मेरे भाई, ठीक है,
सेम हो। और इसमें क्या लिखेंगे, समस्थानिक में क्या लिखेंगे, जिसका जो है क्रम संख्या यूनिक हो मेरे भाई, ठीक है। क्रम संख्या मेरे भाई, आई बात समझ में। सेम यहां पे लिखा गया है, देखो समस्थानी को तोड़ो, सम स्थान यानी कि आवर्त सारणी में जिसका स्थान या परमाणु संख्या बिल्कुल सेम हो। तो याद रखना परमाणु संख्या बिल्कुल सेम हो, ये है ना, यहाँ पे परमाणु संख्या सेम, यहाँ पे परमाणु संख्या सेम, उसमें द्रव्यमान सेम आ जाएगा। समभारिक में ये देखो समभार यानी कि जिसका वजन या द्रव्यमान संख्या बिल्कुल बराबर हो, उनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो जाएगी, उसमें परमाणु संख्या जो है सेम हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाएगी। सरल भाषा में कहो, जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो पर न्यूट्रॉन अलग अलग हो, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, इसके रासायनिक गुण हमेशा एक जैसे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। भाग 7 को देख लेते हैं। यूरेनियम 235 होता है, एक यूरेनियम 235 होता है और एक यूरेनियम 238 होता है, ठीक है। यूरेनियम 238 होता है, देख लेते हैं चलो। नाभिकीय विखंडन बनाम संलयन का पोस्टमार्टम। नाभिकीय ऊर्जा दो तरीके से पैदा की जाती है। पहला है नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम इसी के ऊपर आधारित होता है। विखंडन यानी कि तोड़ना, जब एक भारी और बड़े परमाणु के नाभिक जैसे यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की गोली मारी जाती है तो वह टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन के दो छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन और भयंकर ऊर्जा छोड़ते हैं। न्यूट्रॉन और भयंकर ऊर्जा छोड़ते हैं। बिजली बनाने वाले हमारे जितने भी परमाणु बिजली करें वे इसी विखंडन पर काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा विलेन यह है कि इसके बाद बहुत सारा खतरनाक रेडियो धर्मी कचरा बचता है जिसे नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित है, जो सूर्य है ना हमारा सूर्य, वो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। संलयन यानी कि जोड़ना, दो कण है ना वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि दो जो कण है ये आपस में जुड़ के एक हो जाते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन एक होता है, ये दो कणों में टूट जाता है। ऐसे ऐसे है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। जब दो बहुत छोटे छोटे हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम अत्यधिक उच्च तापमान पर आपस में जुड़कर एक बड़ा हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो उसे संलयन, हमारे सूर्य के अंदर यही संलयन चल रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम इसी संलयन पर काम करता है। तो हाइड्रोजन जो बम है ना वो भी संलयन सिद्धांत पर आधारित है। कमाल की बात यह है कि संलयन में विखंडन से कई गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो याद रखना सबसे खतरनाक कौन सा है, विखंडन है क्या, विखंडन है नहीं, सबसे खतरनाक कौन सा है, संलयन है मेरे भाई, ठीक है। हाइड्रोजन बम है सबसे खतरनाक, ठीक है। तो याद रखना कहाँ गया ये विखंडन से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है और इसमें कोई भी खतरनाक रेडियो धर्मक कचरा पैदा नहीं होता है। इसे धरती पर कंट्रोल करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि इसे चालू करने के लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो 2-3 पेज हो रह गए, इसको भी फटाफट से निपटा देते हैं। पॉइंट नंबर 13 देख लेते हैं। यूरेनियम 235 का संवर्धन के लिए, परमाणु भट्टी चलाने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। आप सभी जानते हैं परमाणु भट्टी चलाने के लिए हमें यूरेनियम 235 की जरूरत पड़ती है। कड़वा सच यह है कि जमीन से जो प्राकृतिक यूरेनियम निकलता है, जाहिर सी बात है यूरेनियम कहां से निकालकर खोद कर निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, उसमें काम का ईंधन यूरेनियम 235 केवल 0.7% ही होता है। बाकी 99.3% हिस्सा बेकार यूरेनियम 238 का होता है। इसीलिए भट्टी में यूज करने से पहले हमें यूरेनियम 235 की मात्रा को कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाना पड़ता है। इसी कला को यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। इसके 3 लेवल होते हैं। अगर मात्रा बढ़ाकर 1.2% से 5% की जाए तो SEU या LEU, तो यह हमारे शांतिपूर्ण बिजली घरों की भट्टी में ईंधन का काम करता है। पर अगर इस संवर्धन को बढ़ाकर 90% से ऊपर HEU कर दिया जाए तो साक्षात विनाशकारी परमाणु बम या न्यूक्लियर वेपन तैयार हो जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। याद रखना इतना तो पता है ना, जो परमाणु होता है, परमाणु वो किससे बनता है, यूरेनियम से बनता है। अब यूरेनियम के अंदर 2 चीज मिलती है, एक U235 होता है और एक U238 होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना वो U235 होता है जिससे मोस्टली चीज की जाती है और ये सबसे कम होता है, 0.7% ही इसका हिस्सा होता है। लेकिन जो U238 होता है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, 99.7 जो है ये हिस्सा होता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, आप ये देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का थोरियम रिकॉर्ड और फास्ट ब्रीड रिएक्टर। हमारे भारत देश के केरल के समुद्री किनारों पर पाए जाने वाली मोनेजाइट रेत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का खजाना मौजूद है। थोरियम दुनिया का सबसे शरीफ और सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों यानी कि बिजली बनाने में किया जाता है। थोरियम से कभी भी परमाणु बम या हथियार नहीं बनाए जा सकते, याद रखना। इसका कचरा भी बहुत जल्दी शांत हो जाता है। भारत ने थोरियम का उपयोग करने के लिए कलपक्कम तमिलनाडु में देश का पहला फ्रीस्ट बर्नार्ड रिएक्टर बनाया था। याद रखना, यह चीज बहुत बार पूछी गई है कि भाई जो भारत ने थोरियम का उपयोग करने के लिए कलपक्कम
जो है जो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये कहाँ पर बना है, तो ये तमिलनाडु में बनाया है मेरे भाई, ठीक है। इस भट्टी की जादुई खूबी है कि इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का मिक्सचर यूज होता है। विखंडन के दौरान जितना प्लूटोनियम खर्च होता है यह भट्टी उससे कहीं ज्यादा नया प्लूटोनियम स्वतः पैदा कर देती है, यानी कि आम भाषा में कहे तो जितना कोयला जलाओगे भट्टी में उससे ज्यादा नया कोयला अपने आप जो है बनता जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। भाग पॉइंट नंबर 15 को देख लेते हैं। परमाणु भट्टी के कैडमियम कंट्रोलर और कोबाल्ट 60 का कैंसर मर्डर देख लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक परमाणु रिएक्टर के अंदर श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल में रखने के लिए 3 सबसे मुख्य मिस्त्री काम करते हैं, जिनके परीक्षा में सीधे आते हैं। पहला है मंदक मेरे भाई, ठीक है। इसका काम है विखंडन के समय निकलने वाली पागल और अंधाधुंध न्यूट्रॉनों की रफ्तार को थप्पड़ मारकर धीमा या मंद करना। इसके लिए मुख्य रूप से भारी जल D2O या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन याद है ना, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। दूसरा नियंत्रक छड़े यानी कि कंट्रोल रोड्स। अगर भट्टी में न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बम फटने का खतरा हो तो भट्टी के अंदर कैडमियम CD या बोरोन B की छड़े डाल दी जाती हैं। ये छड़े स्पंजे की तरह अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोख कर अवशोषण करके यानी कि ऑब्जर्व करके हजम कर जाती है, जिससे भट्टी शांत हो जाती है मेरे भाई। तीसरा है शीतलक यानी कि कोलेंट। भट्टी की भयंकर गर्मी को सोखकर बाहर निकालने और टरबाइन चलाकर बिजली बनाने की साधारण पानी या द्रवित सोडियम का इस्तेमाल होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी समस्थानिकों के चिकित्सीय कारनामे, तो ये देख लेते हैं चिकित्सीय में क्या क्या यूज होता है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए कुछ रेडियोधर्मीय तत्व एलिमेंट साक्षात भगवान का रूप है, जिनकी मैचिंग एग्जाम में सीधी आती है मेरे भाई। कोबाल्ट 60 किस में यूज होता है? पता नहीं किसको कोबाल्ट 60 किस में यूज होता है? चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक सेकंड भाई। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 यह अस्पताल का सबसे बड़ा शूटर है जो मानव शरीर के अंदर छिपी कैंसर और ट्यूमर कोशिकाओं को अपनी खतरनाक गामा किरणें से भूनकर मार डालता है। आयोडीन 131, वैसे ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह गले में होने वाले थायराइड ग्रंथि के कैंसर और घेंगा रोग का पता लगाने और ठीक करने में काम आता है। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग कहते हैं। जमीन के नीचे मिलने वाले डायनासोर के जीवाश्म, मृत पौधे और हड़प्पा सभ्यता की पुरानी लकड़ियों की असली आयु पता करने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। और सोडियम 24 का यूज क्यों किया जाता है? किसी इंसान की नस के अंदर खून का थक्का जम जाए तो शरीर में इस सोडियम 24 को छोड़कर उस रुकावट को सटीक पता लगाया जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार। आयोडीन 131 थायराइड। उसके बाद क्या था मेरे भाई? 1 2, तीसरा कौन सा था? कार्बन 14। तीसरा यहां लिख देता हूं, कार्बन 14। कार्बन 14 पुरानी वस्तुओं जीवाश्म की आयु की गणना, ठीक है, करने के लिए। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 17 को देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। नैनो पैमाने का क्वांटम जादू और सोने का एंटीबैक्टीरियल रूप। नैनो टेक्नोलॉजी का जादुई पैमाना क्या कहता है? विज्ञान के सबसे बारीक और छोटे संसार में कदम रख रहे हैं, जिसका नाम है नैनो प्रौद्योगिकी मेरे भाई। सबसे पहले नैनो कार तो देखिए ना, बस उसी की बात कर रहा है। उतना ही छोटा एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके नाम दिया गया है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले इसका पैमाना रट लो। 1 नैनोमीटर कितने इक्वल होता है? 100 नैनोमीटर के बीच के बारीक कणों की पढ़ाई को नैनो विज्ञान कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के बारीक जो कण होते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर ये है और ये क्या है? ये 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच के जो बारीक कण होते हैं ना, उन्हीं की पढ़ाई को क्या बोला जाता है? नैनो विज्ञान बोला जाता है। नैनो विज्ञान बोला जाता है। मीटर में इसका मान 10 की घात -9 होता है, ठीक है। 1 मीटर में जो है, 1 मीटर की बात करोगे तो 1 मीटर में इसका कितना मान होता है? 10 की घात -9 होता है मेरे भाई, ठीक है। -9 ऐसे होता है मेरे भाई, ठीक है। नैनो तकनीक का असली जादू यह है कि जब किसी आम पदार्थ को कूट कूट कर इतना छोटा नैनो स्तर पर किया जाए तो उसके
सारे पुराने भौतिक और रासायनिक गुण रातों रात बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे साधारण सोना, गोल्ड कभी किसी बैक्टीरिया को नहीं मारता, पर जब सोने को नैनो कण बनाए जाते हैं तो वह साक्षात जीवाणु रोधी बन जाता है और कीटाणुओं को मारने लगता है। हमारी साधारण एल्यूमिनियम धातु में इतनी जल्दी आग नहीं लगती है, पर नैनो स्तर पर जाते ही एल्यूमिनियम महाज्वलनशील बारूद बन जाता है। हमारा कड़ा तांबा नैनो स्तर पर बिल्कुल पारदर्शी, आर पार देखने वाला कांच जैसा बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नैनो स्तर पर दुनिया के नॉर्मल नियम काम नहीं करते हैं, वहां साक्षात क्वांटम भौतिकी के जादुई नियम लागू हो जाते हैं और सतह का क्षेत्रफल आयतन के मुकाबले में करोड़ों गुना जो है बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पर। ठीक है, कितना रह गया ये, चलो लास्ट रह गया, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया, टॉप डाउन बनाम बॉटम अप की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। नैनो स्तर पर सामान बनाने के दो रास्ते विधियां होती है। ठीक है, नैनो स्तर पर जो अभी नैनो टेक्नोलॉजी देख के आए ना, उसके स्तर पर जो है जो सामान बनाया जाता है ना, वो दो रास्ते होते हैं। पहला तो टॉप डाउन मेथड होता है। टॉप डाउन मेथड से क्या बनाया जाता है, नाम का पोस्टमार्क करो। टॉप क्या होता है, टॉप यानी कि ऊपर वाला यानी कि ऊपर वाला, टॉप यानी कि ऊपर और बड़ा, डाउन नीचे छोटा। जैसे एक बड़े कड़े पत्थर को कूट कर घिसकर बारीक पाउडर या नैनो पैमाना बना दिया जाए, यह विधि थोड़ी महंगी और समय लेने वाली होती है। दूसरा है बॉटम अप मेथड। बॉटम यानी कि बिल्कुल नीचे जमीन, और अप यानी कि ऊपर। इसकी शुरुआत बिल्कुल बारीक परमाणु और अणुओं के बीच की जाती है। रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक एक परमाणु को ईंट की तरह आपस में जोड़कर ऊपर नैनो स्केल का ढांचा तैयार किया जाता है। फैक्ट्रियों और व्यावसायिक स्तर पर सामान बनाने के लिए यही बॉटम अप विधि जो है सबसे सस्ती और सुपर हिट मानी जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो यहां पर जो है हमारी जो है थ्योरी कंप्लीट होती है स्पेस टेक्नोलॉजी की मेरे भाई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम फटाफट जो है एक एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं और साइंस सीरीज को जो है खत्म करते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, समुद्र की सतह से ठीक 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वह काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? कर्णम रेखा कहलाती है, जहां पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त होकर असली अंतरिक्ष की जो है शुरुआत हो जाती है। तो कर्मण रेखा जो है ये कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके क्रमिक विकास से संबंधित सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी मेरे भाई? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है मेरे भाई, पृथ्वी की सतह से ठीक 36,000 किलोमीटर की फिक्स ऊंचाई पर स्थित वह कौन सी वीआईपी कक्षा है जिसमें घूमने वाले सैटेलाइट का चक्कर काटने का समय पृथ्वी के घूर्णन 24 घंटे के बिल्कुल बराबर होता है? तो कौन सा है मेरे भाई? भूस्थैतिक कक्षा हो जाएगी। ठीक है, भूस्थैतिक कक्षा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि इसरो की इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें, शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के असली जन्मदाता कौन है मेरे भाई? अब्दुल कलाम नहीं है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा क्या है? परमाणु जनक है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? परमाणु जनक है। ये क्या है मेरे भाई? मिसाइल मैन है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसरो का वह कौन सा सबसे पहला कार्यरत वफादार और सुपरहिट रॉकेट परीक्षण यान है जिसके इंजन में ठोस और तरल ईंधन के 4 स्टेज इंजन पाए जाते हैं? देखे थे ना, फोर स्टेज इंजन देखा था। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? एसएलवी, एएसएलवी तो नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएसएलवी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, ठोस द्रव इसके अंदर जो है लिक्विड होता है मेरे भाई। ठीक है, ये देखो लिखा है पीएसएलवी भारत का पहला अत्यंत सफल और कार्यरत प्रक्षेपण यान है। इसके इंजन में 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन काम करता है और दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन काम करता है। ये याद रखना मेरे भाई। ठीक है, पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे, पहले और तीसरे में क्या है? ठोस काम करता है। ठीक है, और दूसरे और चौथे में कौन सा काम करता है? लिक्विड काम करता है, यानी कि तरल काम करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, जीएसएलवी रॉकेट के सबसे ऊपरी तीसरे चरण में प्रयुक्त होने वाली वह कौन सी जादुई और गुप्त तकनीक है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बर्फ से भी कई गुना कम तापमान पर जमा कर रखा जाता है? देखा थी ना, ऐसे एक रॉकेट सबसे ऊपर, इसको क्या बोला जाता है? क्रायोजेनिक
क्रायोजेनिक, ठीक है। तो क्रायोजेनिक ढूंढ लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन के बारे में डेफिनेशन बताई थी ना, ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हम बिना छुए जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है और क्या चीज है, उसको सुदूर संवेदन बोला जाता है। यहां पे देखो वह कौन सी आधुनिक पद्धति है जो सूर्य की रोशनी पर बिल्कुल निर्भर नहीं होती है, बल्कि स्वयं अपने अंदर से माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे नीचे जमीन पर फेंककर रात के घने अंधेरे बादलों में 24 घंटे जो है तस्वीर साफ भेज सकती है। दो चीजें हमने यहां पे देखी थी, निष्क्रिय सुदूर संवेदन देखा था और जो है सक्रिय सुदूर संवेदन। ये क्या करता है, निष्क्रिय सुदूर रात में काम नहीं करता, रात में काम नहीं करता, ठीक है। ये है भाई सूर्य के ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है, सूर्य के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये क्या है भाई, सक्रिय सुदूर संवेदनशील, ये रात में भी काम करता है, इसके पास अपना टॉर्च है मेरे भाई, ठीक है, अपना टॉर्च है इसके पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मेरे भाई, भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली के अंतर्गत इसरो द्वारा छोड़े गए कार्टोसैट श्रृंखला के सैटेलाइट का मुख्य रूप से किस नागरिक कार्य में जो है उपयोग किया जाता है? तो परिशुद्ध मानचित्रण, सड़क और नगर निर्माण योजनाओं में जो है इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। उपग्रह आधारित नौवहन प्रणालियों के अंतर्गत किसी भी गतिशील वस्तु जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, दौड़ती कार की सटीक स्थिति गति और दिशा बताने के लिए आसमान में न्यूनतम कितने सैटेलाइट के सिग्नलों की आवश्यकता होती है? तो 4 सैटेलाइट की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भाई, कारगिल युद्ध के बाद भारत द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का नाम क्या है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नाविक का नाम दिया था? तो किससे मतलब कारगिल युद्ध के बाद भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा मेरे भाई? तो ये नाम हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IRNS, इसका नाम याद रखना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। भारत के स्वदेशी नाविक NAVIC सिस्टम के अंतर्गत अंतरिक्ष में कुल 7 सैटेलाइटों का एक समूह चक्कर काट रहा है। यह प्रणाली भारत की मुख्य भूमि से बाहर 1500 मेरे भाई, ठीक है, 1500 किलोमीटर, ठीक है, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 किलोमीटर तक जो है एग्जैक्ट डेटा हमें जो है देती है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 क्या बोल रहे हैं, नाविक प्रणाली द्वारा हमारी भारतीय सेना और अधिकृत रक्षा एजेंसियों के लिए सुरक्षित, कूटबुद्ध और एनक्रिप्टेड रूप में प्रदान किए गए जाने वाले विशेष सिग्नलों को विज्ञान में क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? SPS किसको बोलते हैं? और 2 बताई थी मैंने, RPS और SPS मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, RPS हो जाएगा, ठीक है, RPS। और ये SPS किसके लिए होता है? नॉर्मल लोगों के लिए होता है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी गया होगा, ये पढ़ लेना। SPS मानक स्थिति निर्धारण संकेत, जो आम जनता और कमर्शियल लोगों के लिए मोबाइल मुफ्त उपलब्ध करवाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के विपरीत नाभिकीय अभिक्रियाओं का सबसे मुख्य और बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है मेरे भाई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है और बिल्कुल नए तत्वों को जो है जन्म देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर, नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु के द्रव्यमान का कुछ हिस्सा हमेशा गायब या कम हो जाता है। यह लुप्त द्रव्यमान किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के E=mc² के नियम के अनुसार असीमित ऊर्जा प्रदान करता है? एल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या तो बिल्कुल समान है, उनका परमाणु भार जो है द्रव्यमान अलग अलग है। तो याद रखना, परमाणु संख्या समान, ठीक है, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे, यानी कि समस्थानिक बोलेंगे, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको संभारिक बोलेंगे, तो संभारिक नहीं आएगा, समस्थानिक आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हमारे सूर्य और ब्रह्मांड के अन्य चमकते तारों के बिल्कुल केंद्र में असीमित ऊर्जा प्रदान करने वाली मुख्य वैज्ञानिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी भाई? विखंडन तो नहीं होगी, संलयन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16 का। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर, बिजली बनाने वाले हमारे जितने भी शांतिपूर्ण परमाणु बिजली घर या न्यूक्लियर रिएक्टर हैं काम कर रहे हैं, वे किस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा प्रदान करते हैं?
तो किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर ऊर्जा प्रदान करते हैं? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, जमीन से निकलने वाले प्राकृतिक यूरेनियम में उपयोगी और विखंडन में भाग लेने वाली यूरेनियम 235 की वास्तविक मात्रा 0.7%। ठीक है, और ये किसकी है? U235 की है। अगर आपसे U238 की पूछ ले तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? कितना था? 97.7 था ना, 97.7%। तो याद रखना 97.7%, 0.7% आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 99 आएगा, 97 नहीं आएगा, 99 आएगा। ठीक है, ये 0.7 है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, किसी प्रयोगशाला में यूरेनियम का संवर्धन करते हुए उसमें विखंडनीय यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाकर 90% से ऊपर ले जाया जाए तो इसका उपयोग किस कार्य में होगा? तो इसका उपयोग जो है जो परमाणु बम है उसको बनाने में होता है। तो राइट ऑप्शन परमाणु हथियार या एटम बनाने में जो है इसका उपयोग होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? भारत के केरल के समुद्री किनारे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली मोनेजाइट रेत के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा वीआईपी परमाणु ईंधन खजाना छिपा है, थोरियम छुपा है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अतिरिक्त और पागल हो चुके न्यूट्रॉनों को स्पंज की तरह सोखकर विखंडन की दर को तुरंत काबू में रखने वाली नियंत्रक छड़ें किस तत्व की बनाई जाती है? तो किस तत्व की बनाई जाती है? कैडमियम और बोरोन की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, अस्पताल में कैंसर कोबाल्ट 60 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे याद रखना जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। कार्बन 14, आयोडीन 131 का इसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, बता देना फटाफट से। कोबाल्ट और सोडियम 624 ये सारे आप बता देना। ठीक है, आयोडीन का तो पता ही होगा यार, जो है थायराइड के लिए किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख भी दी गई है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 क्या बोल रहा है कि जमीन के नीचे खुदाई में मिलने वाले करोड़ों साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मृत पौधे और हड़प्पा काल की प्राचीन लकड़ियों की पता लगाने के लिए कार्बन 14 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे आते थे, नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान और रिसर्च का असली जादुई कार्य किस निश्चित पैमाने के स्केल के बीच में होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, नैनोमीटर के बीच में। तो देख लो, 1 मिलीमीटर से, 1 माइक्रोमीटर से, 1 नैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है भाई, नैनो स्तर पर सामान बनाने की वह कौन सी सुपरहिट रासायनिक संश्लेषण विधि है जिसकी शुरुआत बारीक परमाणु और अणु स्केल से की जाती है, उन्हें ईंट की तरह आपस में जोड़कर नैनो ढांचा तैयार किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बॉटम अप मेथड हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारी कंप्लीट सीरीज खत्म होती है मेरे भाई। सिक्सटी डेज लिख दिया क्या? 30 डेज। ठीक है मेरे भाई, पूरी सीरीज आपको दे दी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी आपको प्लेलिस्ट लगी, कैसी आपको सीरीज लगी। मेरे लिए बेहद जरूरी है मेरे भाई जानना मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, वहां से आपको सारी पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद जो है अब 2 दिन क्लास नहीं आएगी, यानी कि आज क्या हो गया, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को नहीं आएगी, क्योंकि मुझे करंट अफेयर पर काम करना पड़ेगा। अब करंट अफेयर की कोई मैगजीन उठानी पड़ेगी मेरे भाई, और क्या करें भाई, वहीं से उठाने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, देखते हैं कैसे करते हैं। आप फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि करंट अफेयर 2025 का नेशनल वाला करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, नेशनल वाला करने वाले हैं, और ये टॉपिक वाइज करें या फिर एमसीक्यू वाइज मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आप बता देना, उसी तरीके से हम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मेरे भाई, मिलते हैं मंडे को करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। बीच में मैं वीडियो डाल दूंगा कोई, अगर आपका किसी स्पेशल कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।